हमारी प्रैक्टिस में हम लोग आ चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। और मॉडर्न हिस्ट्री में इस समय चल रहा है हमारे क्षेत्रीय राज्य यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से संबंधित प्रैक्टिस हम कर चुके हैं पीछे। तो अलग अलग सेट नंबर के हिसाब से आप टॉपिक को सेट करके पीछे जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज सेट नंबर 42 में उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जहां कल हमने छोड़ा था। और कल हमने सेट नंबर 41 में आपको छोड़ा था, जहां पर भारत में सिख राज्य की स्थापना हुई थी। रणजीत सिंह के बारे में हम पीछे बात कर रहे थे। तो आज रणजीत सिंह के बारे में कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करने के बाद हम सीधे मैसूर पर आ जाएंगे और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। यानी कि क्षेत्रीय राज्य, जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आई व्यापार करने के लिए, उस समय और उसके बाद भारत में जो क्षेत्रीय राज्य थे उनकी राजनीति किस प्रकार से चल रही थी और किस प्रकार से भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जो तमाम जो राजनीति थी उसका क्या स्ट्रक्चर था, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो सेट नंबर 42 है, इसका पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? शायद कल के क्वेश्चन की व्याख्या में इसकी बात हो चुकी है, तो जिन लोगों ने कल का सेट देखा है वो इसका आंसर बता सकते हैं कि जो सिख साम्राज्य था, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ए दिलीप सिंह, बी नौनिहाल सिंह, सी रणजीत सिंह और डी शेर सिंह। इसका सही उत्तर होगा दलीप सिंह। और दलीप सिंह जब गद्दी पर बैठा तो ये अल्पायु था, इसीलिए इसकी माँ जो थी राजमाता झिंदन जो है वो इसकी संरक्षिका के तौर पर रही। और महाराजा दिलीप सिंह के समय में ही जो पंजाब या पूरा जो सिख राज्य था उसका पतन हो गया और उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे उनका क्या क्रम था, क्योंकि रणजीत सिंह और दिलीप सिंह के बीच में बेहद कम समय में कई जो शासक थे वो गद्दी पर बैठे और अलग अलग कारणों से बार बार उनको गद्दी छोड़नी पड़ी। तो उनका क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है। हालांकि कल हमने इसमें बात किया है, थोड़ी सी बात हम यहाँ और कर लेते हैं कि जो दलीप सिंह जो है इनकी माता रानी जिंदन जो है इनकी संरक्षिका बनी। और 1843 में महाराजा दिलीप सिंह को गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि ये अल्पायु थे इसलिए इनकी माता ने, राजमाता ने जो जिंदन थी, उन्होंने संरक्षिका की भूमिका यहाँ पर निभाई है। जब 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे, यानी कि 1839 से लेकर के 1843 के बीच के बेहद कम समय में कई शासक आए गए, तो इनके क्रम पूछ लिए जाते हैं, बहुत पूछा जाता है ये, तो इसको याद रखेंगे। सबसे पहले कौन आया? रणजीत सिंह के। अगर इनको क्रम से लगाने के लिए आए, मान लीजिए इन्हीं ऑप्शन से ये आए कि इन शासकों को क्रम से लगाइए, तो इनको क्रम से अगर लगाना हो तो हम क्या लगाएंगे? तो इनमें सबसे पहले रणजीत सिंह को हम लगाएंगे। और जब रणजीत सिंह की मृत्यु हुई उसके बाद नौनिहाल सिंह आए, नौनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह आए और शेर सिंह के बाद जो है वो दिलीप सिंह आए। तो इस प्रकार से कुछ क्रम बनेगा अगर इसको क्रम से लगाने के लिए लाया जाए। तो पूछा गया है अंतिम कौन है, तो अंतिम यहाँ पर दिलीप सिंह है। इस क्रम से ये गद्दी पर बैठे महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, और ये अंतिम हुए क्योंकि इन्हीं के समय में ब्रिटिश साम्राज्य में इसका विलय कर लिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य या पंजाब का जो विलय है ये कब किया गया? 1849 में। 1849 में जो है ये पंजाब था, ये ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसको पूरे पंजाब राज्य को, जिसको कि रणजीत सिंह गवर्न करते थे, वो पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, ये इसकी पूरा आंसर और व्याख्या होगी। थोड़ा सा शायद आगे मैप होगा तो इसके आधार पर हम जानने का प्रयास करते हैं कि रणजीत सिंह का जो राज्य था, जो साम्राज्य था, उसकी क्या स्थिति थी। देखिए ये लाहौर है, लाहौर इनकी राजधानी थी, कल हमने बताया है। रणजीत सिंह ने जो यहाँ पर सिख राज्य की स्थापना की या पंजाब राज्य की स्थापना की, तो उसमें जो है इन्होंने लाहौर को केंद्र बनाया था। ये क्षेत्र पाकिस्तान में है इस समय, ठीक है। और यहाँ पर ये जो जम्मू और कश्मीर है ये इनके साम्राज्य का हिस्सा था। ये गिलगिट का एरिया है जिसे हम वर्तमान पीओके कहते हैं, ठीक है। इस पर जो ये रावलपिंडी है, ये सब पूरा अभी इस्लामाबाद,
ये जो है गुजरानवाला, ये सब इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। पाकिस्तान के हिस्से में जो पंजाब है उसमें ये आता है। तो ये यहाँ पर जो सतलुज नदी है, जब अंग्रेजों और सिखों के बीच में संघर्ष हुआ है, आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं, तो उसमें इस सतलुज नदी को ही जो रंजीत सिंह की सीमा मान लिया गया, इनके राज्य की इसको पूर्वी सीमा मान लिया गया और इन पर यह प्रतिबंध लगाया गया कि आप जो है सतलुज के पूर्वी क्षेत्र में अपने राज्य का विस्तार नहीं करेंगे। अंग्रेजों के साथ ये डील हुई थी, आगे हम बात करेंगे। तो ये पूरा एरिया था महाराजा रंजीत सिंह के साम्राज्य का। ठीक है, पंजाब राज्य का विस्तार कुछ इस प्रकार से था उस समय। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं कहां से है। अगला प्रश्न है पंजाब से ही है। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। जो महाराजा दलीप सिंह थे, इनके बारे में कुछ कथन यहां पर लिखे हुए हैं। इन 4 कथनों में हमें बताना है कि कौन सा एक कथन सही है। 3 गलत हैं, 1 सही है। ए, 22 अक्टूबर 1893 ईस्वी को उनका निधन पेरिस में हुआ। बी, नासिक में उनकी अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार हुआ। सी, उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। और डी, वे कभी भी रूस नहीं गए थे। इनमें से हमें बताना है कि सही क्या है। ठीक है, तो महाराजा दिलीप सिंह के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जब हम जानेंगे तो हम समझ पाएंगे कि उनकी जिंदगी में क्या हुआ था। रंजीत सिंह के जाने के बाद उनके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया और उसे किस प्रकार से अंग्रेजों ने उसका लाभ उठाया। तो जो ये दिलीप सिंह थे, इनकी जो मृत्यु है उसके संदर्भ में यह कथन बिल्कुल सही है। 22 अक्टूबर 1893 ईस्वी को उनका निधन पेरिस में हुआ। ये एक कथन सही है, बाकी तीनों कथन इनके बारे में गलत थे। ठीक है, पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। तो फ्रांस के पेरिस में इनका निधन 22 अक्टूबर 1893 को हुआ। जब इनकी मृत्यु हुई तो ये भारत में नहीं थे। ये जो यहां पर दिलीप सिंह थे, दिलीप सिंह के थोड़े से विस्तार से अगर हम देखते हैं तो जब दिलीप सिंह गद्दी पर आए तो क्योंकि ये अल्प आयु थे तो इनकी मां को इनकी संरक्षिका घोषित करते हुए जिम्मेदारी दी गई, लेकिन बाद में इनकी मां को इनकी संरक्षिका पद से हटा दिया गया। और जब युद्ध हुआ है, आंग्ल सिख युद्ध हुआ है, प्रथम 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं, यानी कि जो सिख हैं और जो अंग्रेज हैं इनके बीच में 2 युद्ध हुए हैं। और इनमें पहला युद्ध जो हुआ है वो 1845 से 1846 के बीच में हुआ है। और इस युद्ध के समय जो गवर्नर था, ब्रिटिश गवर्नर था, उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग्स। लॉर्ड हार्डिंग्स के शासन काल में ही, ये गवर्निंग काल में ही ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और इस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति 9 मार्च 1846, बहुत महत्वपूर्ण है ये तारीख, 9 मार्च 1846 में लाहौर की संधि हुई। किसके बीच में? लाहौर की ये जो संधि हुई थी ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के अंत में हुई थी। और यह संधि जो है पंजाब राज्य और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। और इस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त किया गया। साथ ही साथ इसी संधि के द्वारा अंग्रेजों ने कश्मीर को निकाल करके, अभी आपने मैप में देखा कश्मीर पंजाब का हिस्सा था, यहां पर इन्होंने क्या किया, पंजाब को सीमित करने के लिए, उसके विस्तार को रोकने के लिए अंग्रेजों ने कश्मीर को गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया 50,000 रुपए में। किस संधि के द्वारा? 1846 की संधि, लाहौर संधि के अंतर्गत ही यह प्रावधान किया गया कि कश्मीर अब पंजाब राज्य का हिस्सा नहीं होगा, उसे वहां से अलग करके 50,000 रुपए में गुलाब सिंह को बेच दिया। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसी लाहौर की संधि के द्वारा क्या किया, इसी लाहौर की संधि के द्वारा एक अंग्रेज रेजिडेंट जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस, उसे लाहौर में नियुक्त किया गया। क्योंकि जो पंजाब राज्य की आंतरिक गतिविधियां थी उनको जानने के लिए और कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के नाम पर इन्होंने अपना एक अंग्रेज रेजिडेंट जो है हेनरी लॉरेंस, उसको पंजाब में नियुक्त किया, स्थापित किया। बहुत महत्वपूर्ण है ये घटनाएं। और इसके अलावा जो महाराजा रंजीत सिंह थे, महाराजा दिलीप सिंह जो थे, इनको 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर रानी जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया।
और वहीं पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने एक बार प्रभाव में आकर के कुछ समय के लिए ईसाई धर्म ग्रहण किया था, लेकिन बाद में फिर से सिख धर्म में ये आ गए थे, इसलिए ये जो है सिख धर्म कभी नहीं छोड़ा था। ये वाला कथन गलत है, मतलब ये सही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया और उसके बाद कोहिनूर दोबारा कभी वापस भारत में नहीं आ पाया। अभी और घटनाएं आगे हम बताएंगे। जो द्वितीय पहले देख लेते हैं कि क्या अगला प्रश्न हमारा, हाँ नहीं, सिखों से बस यहीं तक प्रश्न, तो यहीं पर बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों और सिखों के बीच में दो युद्ध हुए जिन्हें हम आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जानते हैं। पहले युद्ध का अंत किससे हुआ? लाहौर की संधि से। दूसरा युद्ध जो है आंग्ल सिख युद्ध, इसका जो समय है वो है 1848 से 1849, और इसी दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के अंत के समय ही जो संधि हुई, जिसे हम क्या कहते हैं, ये जो लाहौर की संधि हुई थी, उसी वर्ष दिसंबर में एक और संधि हुई जिसे हम भैरोवाल की संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे 9 मार्च 1946 को लाहौर की संधि हुई और उसी वर्ष जो है 16 दिसंबर 1946 को भैरोवाल की संधि हुई थी अंग्रेजों और सिखों के बीच में। इस भैरोवाल की संधि के द्वारा क्या किया गया कि लाहौर का जो प्रशासन है वह 8 सिख सरदारों की एक काउंसिल बनाई गई, परिषद बनाई गई, उसको पूरा लाहौर का जो प्रशासन है वो दे दिया गया और रानी जिंदन को 48,000 रुपए वार्षिक पेंशन पर शेखुपुरा या शेखपुरा भेज दिया गया। यानी कि 1946 में ही रानी जिंदन का लाहौर से या पंजाब राज्य से को अलग कर दिया गया, उससे उनका कोई वास्ता नहीं था और फाइनली फिर उनको इंग्लैंड भेज दिया गया दिलीप सिंह के साथ पेंशन पर। तो इसका मतलब है वो 2 साल अपने पुत्र से अलग रही और भारत में ही रही, उसके बाद फिर वो इंग्लैंड गई हैं। ये घटनाक्रम हम याद रखेंगे। तो पहले हुई है लाहौर की संधि, उसके बाद हुई है भैरोवाल की संधि, फिर हुआ है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1848 से 1849 के बीच की घटना है। और ये जो दूसरा युद्ध हुआ है, इस समय जो गवर्नर जनरल था भारत का वो था लॉर्ड डलहौजी। पहले युद्ध में कौन था गवर्नर? लॉर्ड हार्डिंग्स था, और दूसरे युद्ध में गवर्नर जनरल कौन हो गया है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत लागू किया था भारत में। इस पर आगे बात और होगी, गवर्नर जब पढ़ेंगे हम। और इसी समय यानी कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान अंग्रेजों और सिखों के बीच में बड़ा ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ है जिसे हम तोपों का युद्ध या गुजरात का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में डलहौजी की जीत हुई, सिखों की पराजय हुई, क्योंकि सिखों में अंदर से षड्यंत्र चल रहा था और राजा जो दिलीप सिंह है वो भी अभी वयस्क नहीं हुए थे, सिंसियर नहीं थे। इसके अलावा फिर जब डलहौजी जीत गया तो उसने 1849 में पंजाब राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया और रानी जिंदन को उनके पुत्र दिलीप सिंह के साथ इंग्लैंड भेज दिया वार्षिक 5 लाख रुपए की पेंशन पर। यह पूरी घटना पंजाब के साथ हुई है और इसी के साथ ही 1849 में ही स्वतंत्र पंजाब राज्य का अंत हो गया सदैव के लिए। और यहीं पर कोहिनूर हीरा महाराजा दिलीप सिंह से प्राप्त किया। किसने? कोहिनूर हीरा महाराजा दिलीप सिंह से अंग्रेजों ने, डलहौजी ने प्राप्त कर लिया, जो बाद में इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया उपहार स्वरूप। ठीक है, अब यहां से मैसूर की शुरुआत हो जाती है। मैसूर, क्योंकि सिखों के कुछ क्वेश्चन कल की प्रैक्टिस में आ गए थे तो आज 2 क्वेश्चन सिखों से हुए, उसके बाद अब मैसूर शुरू हो जाता है। और मैसूर को हम पढ़ेंगे, पहले मैप में देखेंगे, मैसूर राज्य की लोकेशन को देखेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत में इस समय जो महत्वपूर्ण राज्य थे उनमें आपस में संघर्ष हो रहा था और इसी का लाभ उठा करके अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी जगह बनाई। और इसी षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था? इसमें मैसूर थे, इसमें निजाम थे और इसमें मराठे थे। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण शक्तियों में आपस में यहां पर बहुत एक तरह से मनमुटाव था, संघर्ष की स्थिति थी। और यहीं पर जो है ये जो मैसूर राज्य है इसका जब उदय होता है तो यहां पर पहले हैदर अली, उसके बाद हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान किस प्रकार से ये जो मैसूर है इसकी स्थापना करते हैं और किस प्रकार से अंग्रेजों ने इनके साथ युद्ध किए, जिसे हम आंग्ल
मैसूर युद्ध कहते हैं, 4 युद्ध हुए थे, उनकी हम बात करेंगे। और इसके अलावा मराठों का और निजाम कहां थे? हैदराबाद, और मराठे कहां पर थे? दक्कन में। तो कैसे अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को षड्यंत्र के द्वारा अपने पक्ष में करके भारतीयों को ही भारतीयों के विरुद्ध लड़ा करके लाभ कमाया, और इन दोनों को यानी कि मराठे और निजाम को अपने साथ मिलाकर के अंग्रेजों ने मैसूर को पराजित कर दिया, मैसूर का पतन कर दिया। और मैसूर का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो टिप्पू सुल्तान को हम कैसे भूल सकते हैं? इन्हीं सब घटनाओं पर हम बात करेंगे। तो प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल जो कि मैसूर में है, यहां पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं, फिर मैसूर राज्य के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो किसने डिंडीगुल में पहले आधुनिक शस्त्रागार, जहां पर के आधुनिक मॉडर्न तरीके से हथियारों का निर्माण होता था, उसका निर्माण करने वाला शासक कौन था? ए नंदराज, बी हैदर अली, सी देवराज और डी चिक्का कृष्णराज। तो सही उत्तर होगा बी हैदर अली। हैदर अली ने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। इसकी जरूरत इसको क्यों पड़ी है और हैदर अली कौन था? हैदर अली ने किस प्रकार से मैसूर राज्य को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? थोड़ा सा हैदर अली के बारे में जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 1755 ईस्वी में हैदर अली जो है डिंडीगुल का फौजदार बना। जो डिंडीगुल का जो लोकल राज्य था, वहां के जो नवाब थे या जो भी वहां के शासक थे, उनके निगरानी में ये क्या बना? वहां पर डिंडीगुल का फौजदार बना। और इस समय जो मैसूर राज्य को सबसे बड़ी चुनौती मिल रही थी वो मराठों से मिल रही थी, क्योंकि मराठे इस समय बहुत शक्तिशाली थे। ये जो समय है, इस समय मराठे शक्तिशाली थे और मराठों की शक्ति समाप्त हो गई है 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। और जैसे जैसे पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों का पतन होना शुरू हुआ और इसका सीधा लाभ मिलना शुरू हुआ मैसूर को, और मैसूर दक्षिण की शक्ति के रूप में जब उभरने लगे तो इसी को दबाने के लिए अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम का सहयोग लिया और मैसूर राज्य को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हैदर अली कौन था? आरंभ कहां से होता है? यह डिंडीगुल का फौजदार था। और तीसरे पानीपत के तीसरे युद्ध में जब मराठों का पराजय हुई तो हैदर को अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिला। यहां पर दक्कन में या दक्षिण में इसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। हैदर अली जो था, हम पीछे भी आपको बता चुके कि मैसूर राज्य के फ्रांसीसियों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि ये जो समय, यहां पर कुछ घटनाओं को आपस में जोड़ दीजिए। जैसे 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति जो है ये किसने की थी? फ्रांस की क्रांति फ्रांस के मध्यम वर्ग ने की थी शासक के खिलाफ। और शासक कौन थे? यहां पर शासक था लुई सोलहवा। ठीक है, लुई सोलहवे के विरुद्ध फ्रांस की जनता ने ये जो क्रांति की, इस क्रांति के उपरांत फ्रांस में जो उथल पुथल हुई, उसी के परिणाम स्वरूप वहां नेपोलियन का उदय हुआ और नेपोलियन के हाथों में फ्रांस की सत्ता आ गई थी। ठीक है, तो नेपोलियन और टीपू सुल्तान के बीच में सीधे पत्र व्यवहार होता था, इनमें संबंध थे। यहां पर एक बात और जान लें कि फ्रांस और ब्रिटेन यहां पर जानी दुश्मन थे। जानी दुश्मन समझते ना, तो जान के दुश्मन होते हैं। तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में बहुत ज्यादा यहां पर संघर्ष की स्थिति थी। तो इसीलिए फ्रांस और ब्रिटेन आपस में संघर्ष कर रहे थे और उसका प्रभाव भारत की राजनीति पर भी पड़ता था, जिसे हम कर्नाटक युद्ध के रूप में पीछे पड़ चुके हैं। कर्नाटक युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में ही हुए थे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम मैसूर की राजनीति में लेकर के आपको। तो क्या हुआ कि जब पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का पतन हुआ, इसका सीधा लाभ हैदर अली को मिला और हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। अब यह बात तो आप समझ ही गए होंगे कि फ्रांस ने हैदर अली की सहायता क्यों की। हैदर अली एक आधुनिक शस्त्रागार बनाना चाहता था डिंडीगुल में। इसमें अगर फ्रांस सहयोग नहीं करता तो यह कार्य संभव नहीं था। और मैसूर ये क्यों कर रहा था? ब्रिटेन के और जो दक्षिण की जो शक्तियां थी, मराठे और निजाम, यानी कि जो भी मैसूर के विरोधी थे, उनके विरुद्ध अपने आप को
तैयार करना, आधुनिक शस्त्रों के माध्यम से अपनी सेना को मजबूत करने के उद्देश्य से मैसूर राज्य ऐसा कर रहा था, हैदर अली ऐसा कर रहा था। तो निश्चित तौर पर मैसूर जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा वो ब्रिटेन के लिए उतनी ही ज्यादा मुश्किलें खड़ी करेगा, और यही फ्रांस चाहता था। तो फ्रांस ने हैदर अली की सहायता की और फ्रांस की सहायता से इन्होंने ये आधुनिक शस्त्रागार डिंडीगुल में स्थापित किया। ठीक है, अब यहां पर जो तमाम घटनाएं हुई हैं उसमें हम देखते हैं कि जो युद्ध, जो मैसूर और आंग्ल के बीच में जो युद्ध हुए हैं उनकी चर्चाएं आगे हम करेंगे। शायद इसमें मैटर दिया होगा तो उस पर हम आगे बात करेंगे। पहले क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 के बीच में हुआ था, इसमें कौन विजयी हुआ? ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध की पूरी लिस्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। इनमें 3 फैक्ट कवर किए गए हैं। पहला ये कि ये जो युद्ध है कब हुआ था, उसकी तारीखें दी हुई है। ठीक है, सभी युद्धों की तारीख दी हुई है, और इनके समय, इन युद्धों के समय जो ब्रिटेन का जो गवर्नर जनरल था अंग्रेजों का, उसका नाम दिया हुआ है। ये गवर्नर जनरल है जिनके समय में ये युद्ध हुए हैं, और हर एक युद्ध की जो समाप्ति है वो किसी न किसी संधि के द्वारा हुई है। तो संधियों के नाम भी यहां पर दिए गए हैं। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि से हुई है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलौर की संधि से हुई है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुई है, और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति 1799 में हुई टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद, और इसी के साथ ही मैसूर के स्वतंत्र अस्तित्व का भी समापन यहां पर हो जाता है। ठीक है, ये जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था इसमें हैदर अली घायल हुआ और 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा, और टीपू सुल्तान ने फिर इस अधूरे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को चालू रखा। यानी कि युद्ध के दौरान ही जब हैदर अली की मृत्यु हो गई युद्ध में घायल होने से, तो उसी बीच टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा और उसने अपने पिता के अधूरे कार्य को आगे बढ़ाया। तो ये दूसरा। फिर उसके बाद ये जो चौथा युद्ध हुआ है इसमें जो है टीपू की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये उसका पूरा युद्धों का जो 4 युद्ध हुए उसका क्रम था, उसी के हिसाब से संधियों का क्रम था। कई बार ये पूछा जाता है। अब चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, समय यहां पर पीछे दिया हुआ है लिस्ट में, और गवर्नर जनरल भी दिया हुआ है। तो इस समय इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? ए अंग्रेज, बी हैदर अली, सी मराठा, और डी हैदराबाद का निजाम। तो मैंने बताया था कि जो निजाम मराठे और निजाम मराठे अंग्रेज, ये जो है बार बार इनका गठजोड़ बन रहा था और बिगड़ रहा था। यानी कि हैदर अली या मैसूर के विरुद्ध ये तीनों शक्तियां संगठित भी हुई हैं, और कई ऐसे समय आए हैं जब निजाम और मराठों ने हैदर अली या मैसूर का भी साथ दिया है। थोड़ा सा विस्तार से इस पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल्स भी इसका समझ पाएंगे। जैसे जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वास्तव में इस युद्ध में हैदर अली की जो जीत है वो हुई। यानी कि हैदर अली इसमें जीता, उसने अंग्रेजों को इसमें पराजित कर दिया। ये कैसे हुआ? इस युद्ध में ये कैसे हुआ कि हैदर अली ने इतनी शक्तिशाली ताकत, आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेज सेना को पराजित कर दिया? ये कैसे हुआ? ये जो संधि हुई, इसके बाद फिर संधि हुई, और इस संधि में जो अंग्रेजों के क्षेत्र थे वो उनको लौटा दिए गए। अंग्रेजों ने मैसूर के क्षेत्र लौटा दिए और एक दूसरे को सहायता देने का वचन दिया। ये इसलिए हो पाया क्योंकि यहां पर हैदर अली की सहायता मराठों ने और निजामों ने की थी। ठीक है, यहां पर मराठे और निजाम हैदर अली के साथ थे, इसलिए संगठित रूप से अंग्रेजों को परास्त करने में ये सहायक हो पाए। ठीक, और जैसे कि मैंने बताया कि इसके बाद संधि हुई, और इस संधि से जो है दोनों के जीते हुए प्रदेश एक दूसरे को लौटा दिए गए। तो कुल मिलाकर के ये मैसूर के पक्ष में रही, ये संधि मैसूर के पक्ष में रही। ठीक है, हैदर अली के पक्ष में ये रही थी। तो आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर।
अगली घटना को फिर जोड़ेंगे हम इन्हीं से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया कौन था, यानी कि वह ब्रिटिश जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, या ब्रिटिश जनरल यहां पर दिया गया है तो गवर्नर जनरल यहां पर नहीं है। जनरल यानी कि जो सेनापति था, जिसकी कमांडिंग, जिसके हाथ में सेना की कमांड थी। तो किसने यहां पर हैदर अली को पोर्टो नोवा में पराजित किया था, पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया था? ए कैप्टन पोपहेम, बी सर आयरकूट, सी सर हेक्टर मुनरो और डी जनरल गोडार्ड। इनमें से आपको बताना है कि वो कौन था जिसने हैदर अली को इस पोर्टो नोवा युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, पोर्टो नोवा युद्ध जो है वास्तव में ये पोर्टो नोवा युद्ध जो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का ही पार्ट था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ है और इसकी जो कमांडिंग है वो अंग्रेज जो सेनापति कमांडर था सर आयरकूट, इसके हाथों में थी और इसने हैदर अली को इस युद्ध में पराजित किया और हैदर अली इसमें क्या हुए, घायल हो गए थे। ठीक है, और इसके बारे में इसका समय क्या है, इसका समय है 1780 से 1784। ये जो युद्ध हुआ है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1780 से 1784। इसी समय जो आयरकूट था इसने हैदर अली को पोर्टो नोवा युद्ध में पराजित कर दिया और इसी युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु भी हो गई थी। वो घायल हो गए थे, मैंने बताया। घायल कब हुए हैं, 1882 में हुए हैं और इनके घायल हो जाने के बाद फिर टीपू सुल्तान जो है गद्दी पर बैठे और उनके बाद टीपू ने भी 2 वर्ष इस युद्ध को चालू रखा। फाइनली फिर अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में मंगलौर की संधि हुई और मंगलौर की संधि के बाद ये जो युद्ध है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये समाप्त किया गया। ठीक है, तो इस युद्ध ने वास्तव में एक परिवर्तन ये हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ इसी युद्ध के बीच में, लेकिन यहां पर मैसूर राज्य पराजित हो गया था। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से वह कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? दूतावास क्या होता है? दूतावास एक ऐसा स्थान होता है जिनके माध्यम से दो देश आपस में अपने विदेशी संबंधों का आदान प्रदान करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और इन्हीं दूतावासों के माध्यम से हमारे राजनयिक संबंध भी आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से कौन ऐसा शासक था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति, जो आज की मॉडर्न स्ट्रक्चर है, इसके हिसाब से अपने दूतावास स्थापित किए थे? ए हैदर अली, बी मीर कासिम, सी शाह आलम द्वितीय और डी टीपू सुल्तान। तो सही उत्तर होगा डी, टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित करने की परंपरा विदेशों में शुरू की थी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो हैदर अली की मृत्यु के बाद जब टीपू सुल्तान आया तो इसने बहुत सारे रिफॉर्म किए अपने प्रशासन में, शासन में, ताकि अपने ये खुद स्वयं को मजबूती से स्थापित करके अंग्रेजों का और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अपने आप को स्थापित कर सके। और इसने क्या किया, इसने अपने रक्षा गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए, वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस में, पेगू जो वर्तमान म्यांमार है, पेगू में, तुर्की में, ईरान में आदि देशों में अपने दूतावास जो है स्थापित किए। और इसने अपने 3 राजदूत, टीपू सुल्तान ने अपने 3 राजदूत फ्रांस के शासक लुई 16 के दरबार में भेजे थे। अगर कभी इस प्रकार का प्रश्न आए कि जब टीपू सुल्तान भारत में मैसूर की गद्दी पर बैठा उस समय फ्रांस की गद्दी पर कौन था, तो उस समय फ्रांस की गद्दी पर लुई 16वां था और फ्रांस इस समय बहुत ही अनरेस्ट था। फ्रांस में, फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी और क्रांति का एक जो हम कह सकते हैं कि संरचना तैयार हो रही थी और 1800 जो यहाँ पर 1789 में फिर बाद में क्रांति वहां पर हो ही गई थी। तो टीपू सुल्तान के समकालीन फ्रांस का शासक लुई 16वां था और इसी लुई 16वें के दरबार में टीपू सुल्तान ने अपने 3 राजदूत भेजे अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, यह भी एक कारण था जिसकी वजह से अंग्रेज टीपू सुल्तान से नाराज रहते थे। इसके अलावा इसने जितने भी ब्रिटिश विरोधी जो शक्तियां थी उनके साथ गठबंधन करने का प्रयास किया टीपू सुल्तान ने। ठीक है,
तो ये काफी आधुनिक विचारधारा से प्रेरित थे टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाया? ए श्रीरंगपट्टनम में, बी मैसूर में, सी बंगलौर में और डी कोयम्बटूर में। तो सही उत्तर होगा ए श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और इसको अपनी राजधानी बनाने के साथ साथ यहां पर कुछ इन्होंने सुधारात्मक कार्य भी किए। ये जो राजधानी बनाने का जो कार्य था इन्होंने कब किया? इन्होंने 1784 ईस्वी में 1784 में श्रीरंगपट्टनम में किले का निर्माण कराया। टीपू सुल्तान ने किले का निर्माण करा करके श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। और आगे हम बता ही चुके हैं कि श्रीरंगपट्टनम में ही 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और इसी श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान की समाधि भी स्थित है। ठीक है, समाधियों से भी महत्वपूर्ण शासक जो होते हैं उनके प्रश्न इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। तो प्रयास किया करिए कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ें या किसी भी फैक्ट को पढ़ें तो उसके आसपास की घटनाओं से उसकी थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन, जिसको कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं, ये बहुत काम आती है। एक घटना याद आने से उससे जुड़ी हुई दूसरी घटना भी याद आ जाती है, क्योंकि तारीखें याद रखना संभव नहीं होता। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम में ही इन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था मैसूर और फ्रांस की दोस्ती के प्रतीक के रूप में। ठीक है, यहीं पर इन्होंने जैकोबिन क्लब की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध त्रिपक्षीय गठजोड़ बनाया था? इस त्रिपक्षीय गठजोड़ में कौन कौन था? त्रिपक्षीय गठजोड़ में मराठे थे, मराठे, निजाम और अंग्रेज। ठीक है, मराठे, निजाम और अंग्रेज, ये तीनों का गठबंधन मैसूर के विरुद्ध, यानी कि एक तरफ अकेले मैसूर और दूसरी तरफ ये तीनों शक्तियां। तो वो कौन सा अंग्रेज गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, जिसने इस प्रकार से पूरा गठबंधन बनाया और इस गठबंधन ने मैसूर राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया? ए वॉरेन हेस्टिंग्स ने, बी कॉर्नवालिस ने, सी लॉर्ड वेलेजली ने और डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, तो ये काम करने वाला जो था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि कॉर्नवालिस ने इन दोनों को, ये कैसे साथ हो गए अंग्रेजों के साथ देने के लिए? ये इसलिए तैयार हो गए क्योंकि ये जानते थे कि दक्षिण में अगर मैसूर राज्य बढ़ेगा तो ये अपने साम्राज्य को कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकते थे। यहां पर सब अपने स्वहित के लिए, सब स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, तो इनको लगा कि हम अंग्रेजों के साथ मिलकर के मैसूर को कमजोर बना देंगे, जिसके बदले अंग्रेजों ने इन दोनों को दक्षिण में तमाम क्षेत्र देने का भी वादा किया कि अगर ये जीत जाएंगे तो दक्षिण में जो क्षेत्र हैं, राज्य हैं, वो इनको मिलेंगे। इसी बात पर मराठे और निजाम जो है अंग्रेजों का साथ देने के लिए तैयार हो गए। तो वो गवर्नर जनरल कौन था जिसने ये संगठन बनाया? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, और ये जो 4 जुलाई 1790 की वो तारीख थी जब इस मतलब एक तो मराठों के साथ अलग से गठबंधन किया, फिर निजाम के साथ किया और फिर उनको साथ में मिला लिया। तो पहले मराठों ने साथ देने की बात कही, जून 1790 में मराठों ने अंग्रेजों का साथ देने की बात कही। उसके बाद जुलाई 1790 में निजाम ने भी अंग्रेजों का साथ देने की बात कही और ये गठबंधन बन गया था। ठीक है, और इसके अलावा जो इन दोनों ने ही इनका युद्ध में मैसूर के विरुद्ध साथ देने का वादा भी किया था। ठीक है, जो मैसूर युद्ध है, उन मैसूर युद्ध की बात आगे क्वेश्चन और है, हम चर्चा करेंगे कि वो कौन सा पहला युद्ध था जिसमें ये तीनों साथ मिलकर के मैसूर से युद्ध किया था। वो युद्ध कौन सा था, आगे उसकी बात हम करेंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ये संधि बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीरंगपट्टनम की संधि बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट था मैसूर के लिए। तो ये अंग्रेजों ने जो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि की है, ये किसके साथ की है और उस समय कौन था मैसूर में, ये इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, देखिए जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था
उसकी समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुई है। और जाहिर सी बात है कि इस समय टीपू सुल्तान ही मैसूर की गद्दी पर थे, तो यह टीपू सुल्तान के साथ हुई है श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, इस श्रीरंगपट्टनम की संधि का जो टाइम है वो है 1792 ईस्वी। 1792 ईस्वी में ये संधि हुई और इस संधि में बहुत सारे जो शर्तें थी उसे मानने को मजबूर होना पड़ा टीपू सुल्तान को। टीपू ने क्या क्या माना? टीपू ने अपना 50% क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों को दे दिया और इसी को अंग्रेजों ने मराठों और निजामों के साथ बांटा था, जैसे कि उन्होंने शर्त रखी थी। इसके अलावा युद्ध हर जाने के रूप में टीपू ने 3 करोड़ रुपए देने का वादा भी किया। 3 करोड़ रुपए देने की बात कही गई टीपू सुल्तान से, और साथ ही साथ ये कहा गया कि जब तक ये रुपया नहीं आ जाता तब तक टीपू के 2 बेटों को बंधक बना करके अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। ठीक है, और ये जो संधि है जाहिर सी बात है इस समय कार्नवालिस था, यानी कि जो ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, इस तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कार्नवालिस ने जो त्रिगुट बनाया था, इस त्रिगुट ने मिलकर के मैसूर को हरा दिया। और हारने के बाद ये जो संधि हुई उसमें 50% राज्य मैसूर का अंग्रेजों के पास चला गया और 3 करोड़ जो रुपए हैं वो भी युद्ध हर जाने के रूप में देने पड़े। इसके 2 बेटों को बंधक बना लिया। ये सब टीपू के लिए सम्मानजनक स्थिति नहीं थी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि उसके जो पड़ोसी राज्य थे वो उसके शत्रु बन चुके थे। जब ये संधि हुई उसके बाद कार्नवालिस क्या कहता है, इस तीसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कार्नवालिस कहता है कि क्या कहता है? कार्नवालिस कहता है कि हमने अपने मित्रों को मजबूत या शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को दुर्बल बना दिया। किसके लिए कहता है? ये जो मराठे थे, ठीक है, और निजाम थे, इनको कार्नवालिस ने अपने साथ मिलाया, लेकिन इनको बहुत कम क्षेत्र दिया या ऐसा क्षेत्र दिया इस संधि के बाद जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। तो कार्नवालिस कहता है कि हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु यानी कि मैसूर को शक्तिहीन कर दिया है। एक प्रकार से ये बताना चाहता है कि किस प्रकार से हमने एक षड्यंत्र करके मैसूर राज्य को दुर्बल बना दिया और मराठों और निजाम को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ये इसी रंगपट्टनम संधि के बाद कार्नवालिस ने कहा है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण घटना थी, पूछा जाता है, ये कई बार आया है ये प्रश्न। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? ये जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं उन्हीं से संबंधित घटनाओं को इनके सामने लिखा गया है। हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, यानी कि 3 गलत हैं, 1 सही है, वही हमारा आंसर है, उसको आपको बताना है। तो देखिए पहला क्या है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध डैश हैदर अली पराजित हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध डैश हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई और इसके बाद इसी युद्ध में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। यह कब हुआ था? 1799 की ये घटना है। और जब ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों ने जीता, इस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। और वेलेजली इस जीत पर प्रसन्न होकर के कहता है, क्या कहता है? कि आज पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में लौट रहा है। पूर्व का मतलब है भारत यानी कि एशिया। एशिया जो है यूरोप के लिए पूर्व ही माना जाएगा। तो इस जीत को इतना बड़ा माना गया है। मैसूर को परास्त करके, टीपू को मार करके वेलेजली इतना प्रसन्न होता है कि वह कहता है
कि अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में लौट रहा है। ये घटना इसी 1799 में इस युद्ध के बाद कही गई है। ये वेलेज़ली के कथन हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कूट है ये सुमेलित है, बाकी तीनों गलत हैं क्योंकि वो घटनाएं उनसे मैच नहीं करती, पीछे बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? ठीक है, 4 कथन हैं, जो सही हैं वो बताने अपने को। पहला है, मद्रास परिषद ने मैसूर पर कठोर एवं तीव्र आक्रमण की नीति का सुझाव दिया। दूसरा है, लॉर्ड वेलेज़ली ने त्रिराष्ट्रीय संधि को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। तीसरा है, अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने हेतु टीपू ने अरेबिया, वर्साय, मॉरिशस एवं काबुल में दूत भेजे। और चौथा है, युद्ध बहुत ही थोड़े समय का था तथापि निर्णायक था। ठीक है, हमें बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं। ठीक है, अब टीपू सुल्तान के बारे में ये जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है, इससे संबंधित जो तमाम कथन हैं उसके बारे में जब आप विचार देखेंगे तो आप कहेंगे पहले को छोड़ करके बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, जो त्रिराष्ट्रीय संधि का मतलब वही त्रिगुट, निजाम, मराठे और अंग्रेज, इसकी शुरुआत तो कॉर्नवालिस ने की थी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस ने इस त्रिगुट का प्रयोग किया। आगे चलकर के चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में वेलेज़ली ने भी इसी त्रिगुट के द्वारा मैसूर को पराजित किया। यह भी सही है। अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने के लिए टीपू ने इन तमाम देशों में अपने दूत भेजे, यह भी सही है। और यह युद्ध छोटा था लेकिन निर्णायक था, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा ए। 2, 3 और 4 सही हैं। अगला है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? ये जो 4 शक्तियां हैं, भारत की क्षेत्रीय शक्तियां हैं, तो पूछा गया है कि इनमें से किसने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया? ए मराठा, बी मुगल, सी राजपूत और डी सिख। सही उत्तर होगा ए मराठे। मराठों ने अंग्रेजों, क्योंकि जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता का विस्तार करने का प्रयास किया उस समय मुगल शक्तिहीन हो चुके थे, तो इनको राष्ट्रीय स्तर पर कोई चुनौती देने वाला नहीं था, लेकिन मराठों ने दक्कन में इनको बहुत जबरदस्त चुनौती दी। और ना केवल दक्कन में बल्कि उत्तर की राजनीति में भी मराठे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, इसलिए ये इनके लिए चैलेंज बने हुए थे। परंतु 1761 के पानीपत के युद्ध में जब मराठों की पराजय हुई तब इतना तय हो गया कि अब उत्तर भारत की राजनीति में मराठों के लिए कोई स्थान नहीं था। अगर इस युद्ध में मराठे जीत जाते तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता, फिर शायद उत्तर भारत में या दिल्ली की राजनीति में अंग्रेजों के स्थान पर मराठों का महत्व अधिक होता। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन के बारे में थोड़ी सी बात पीछे हुई है, आज डिटेल्स बताएंगे। तो द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? ए लॉर्ड क्लाइव को, बी हेक्टर मुनरो को, सी लॉर्ड मैकाले को और डी सर लियोनिल कार्टिस को। तो सही आंसर होगा डी, सर लियोनिल कार्टिस जो है ये बंगाल में द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं। और द्वैध शासन से संबंधित जो मुख्य बात है कि इसे द्वैध शासन का मतलब होता है जिसमें 2 शक्तियां शासन करती हैं। यहां पर 2 शक्तियां कौन थी? एक थे अंग्रेज, ठीक है, और दूसरा कौन था? नवाब। कहां का नवाब? बंगाल का नवाब। द्वैध शासन कहां लागू किया गया था? बंगाल में। कब किया गया था? बक्सर के युद्ध के बाद। कल बात हुई है ना इसके बारे में। बक्सर के युद्ध में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक साथ भारत की संयुक्त सेना, जिसमें के कौन कौन था? जिसमें बंगाल था, जिसमें अवध था और मुगल थे, इन तीनों शक्तियों को एक साथ पराजित कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और उसके बाद इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी प्राप्त हुई। किससे? मुगल शासक से दीवानी का अधिकार मिला और जो बंगाल का नवाब था उससे निजामत का अधिकार मिला। किसको? अंग्रेजों को। ठीक है, तो इस समय अंग्रेजों के पास 2 शक्तियां थीं। कौन कौन सी? विजारत और निजामत। बताएंगे क्या है ये विजारत और निजामत।
विजारत का अधिकार का मतलब है टैक्स लेने का अधिकार, और निजामत का मतलब है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, ये वाला अधिकार। तो एक प्रकार से बंगाल का संपूर्ण जो अधिकार की जो शक्तियां हैं वो अंग्रेजों के पास आ गई, लेकिन अंग्रेजों ने अपने इन अधिकारों का जो प्रयोग है वो नवाब के माध्यम से किया, क्योंकि अंग्रेज जो टैक्स वसूली करते थे वो भारतीयों के माध्यम से करते थे। अंग्रेज जो भी कानून व्यवस्था संभालते थे, न्याय आदि का, वो भारतीय अधिकारियों के माध्यम से ही करते थे। तो वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास थी और नाम मात्र की शक्ति नवाब के पास थी। ठीक है, नाम मात्र की शक्ति इनके पास थी और वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास थी। तो ये दोहरा जो शासन है इसी को द्वैध शासन का नाम दिया गया था। ये अंग्रेजों के पास क्या स्थिति थी? उत्तरदायित्व विहीन अधिकार, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट्स बहुत ज्यादा है। और यहां पर क्या था? अधिकार विहीन उत्तरदायित्व, यानी कि इनके पास कोई राइट्स नहीं थे, केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और इस व्यवस्था ने बंगाल को एकदम खोखला कर दिया। यह विचार सबसे पहले सर लियोनिल कार्टिस ने दिया था। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को जो ये विजारत मिली थी, बंगाल में टैक्स वसूल करने की जो अधिकार मिला था, इसके लिए अंग्रेजों ने 26 लाख रुपए दिए थे मुगल को। और ये जो अधिकार मिला था ये बंगाल के नवाब से मिला था, और इसके लिए अंग्रेजों ने 53 लाख रुपए दिए थे बंगाल के नवाब को। तो इससे एक तरह से इन्होंने बंगाल को खरीद लिया, बंगाल इनका हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? ए, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। बी, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने या कारखाने स्थापित किए। सी, आमेर से सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। और डी, मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। चारों ऑप्शन को देखने के बाद हमें पता लगता है कि ये पहला वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति की शुरुआत अली मर्दान खान ने नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खान ने शुरू की थी। बाकी तीनों कथन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध एक संधि द्वारा समाप्त हुआ था, उस संधि को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि वह संधि कौन सी थी जिसके द्वारा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति हुई है, उस संधि के बारे में आपको बताना है। ए, वर्मा की संधि, बी, तामू की संधि, सी, भामो की संधि, और डी, यांदबू या यांडबू की संधि। ये डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। और यांदबू की संधि के द्वारा ही यह जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध था ये समाप्त हुआ था। और इस समय लॉर्ड एम हर्स्ट जो है वो थे। तो इस ब्रिटिश शासकों ने इस समय जो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में असम, मणिपुर, कछार, जयंतिया, अराकान आदि पर भी नियंत्रण कर लिया था। और इसमें बर्मा पर को क्षतिपूर्ति के रूप में इस संधि में पैसे भी देने पड़े थे। ठीक है, ये यांदबू की संधि इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन कौन से कथन सही हैं। ये हम क्यों गोला कर देते हैं, कभी सोचा है? बता चुके हैं आपको, क्योंकि ये चीज अगर यहां से हमारा फोकस हट गया तो पूरा प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से सही हैं और कई बार पूछा जाता है कौन कौन से सही नहीं है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फोकस करते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो ये कथन जो है इनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ये तो देख से ही लग रहा है गलत है, क्योंकि ये जो अहमद शाह अब्दाली था इसने इब्राहिम लोदी को नहीं बल्कि मराठों को पराजित किया था। दूसरा है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। ये भी गलत है, क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु तीसरे नहीं बल्कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई है। तीसरा है, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर के षड्यंत्र रचा था। केवल तीसरा सही है, आंसर हो जाएगा बी। इसकी व्याख्या कल हो चुकी है, कल के सेट में। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इतिहास में घटनाओं का क्रम बहुत पूछता है लगाने के लिए, और सही कूट का चयन कीजिए। घटनाएं क्या है? मुदकी का युद्ध, पोर्टो नोवो का युद्ध, शूकरखेड़ा का युद्ध और बेदरा का युद्ध। इन युद्धों को क्रम से लगाना। इस प्रकार के प्रश्न बड़े कठिन माने जाते हैं, क्योंकि अगर आपने इनको तारीखों से याद किया है तो याद रखना बहुत मुश्किल है। अगर आपने घटनाओं से जोड़ करके इनको याद किया है तो जरूर आप बता सकते हैं कि कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन सी घटना बाद में हुई थी। यही एक तरीका है इनको याद करने का, अदरवाइज ये आपको भूल जाते हैं। ठीक है, तो इन घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि इनमें जो हमारा सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, 3, 4, 2, 1। इनको थोड़ा सा विस्तार से हम जान लेते हैं ये घटना कब कब हुई थी और क्या है। तो इनमें सबसे पहले जो हुआ है वो शूकरखेड़ा का युद्ध हुआ है, और इस युद्ध का समय था 1724 ईस्वी। ठीक है, शूकरखेड़ा या शकरखेड़ा का जो युद्ध है ये 1724 में हुआ था निजाम उल मुल्क के बीच में और दक्कन के सूबेदार निजाम उल मुल्क जो हैदराबाद का निजाम था और जो दक्कन का सूबेदार था जो मुगल सूबेदार था उसके बीच में हुआ है ये शूकरखेड़ा का युद्ध सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हुआ है बेदरा का युद्ध 1759-60 में बेदरा का युद्ध हुआ है। तो दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा 1759-60 के बीच में बेदरा का युद्ध हुआ है। ये किसके बीच में हुआ है बेदरा का युद्ध? बेदरा का युद्ध अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ। इसी युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हमेशा के लिए पराजित करके भारत की राजनीति से बाहर कर दिया था। दो हो गए, दो क्रम हो गए। तीसरा क्या है? तीसरा है मुदकी का युद्ध जो 1845 में हुआ है। ये 1845 में नहीं, इसके बाद हो जाएगा पोर्टो नोवा का युद्ध। ठीक है, इसके बाद पोर्टो नोवा का युद्ध है, क्योंकि मुदकी का युद्ध 1845 में हुआ जो सबसे बाद में आया। पोर्टो नोवो युद्ध के बारे में पीछे हम देख चुके हैं, ये आंग्ल मैसूर युद्ध का ही पार्ट है। ठीक है, तो आंग्ल मैसूर युद्ध के अंतर्गत पोर्टो नोवा का जो युद्ध हुआ है 1781 में। ये वाला कब हुआ है? 1781 में। और ये जो है मुदकी का युद्ध 1845 ईस्वी में हुआ है। और ये जो मुदकी का युद्ध था ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख राज्य के बीच में हुआ था। और पोर्टो नोवा युद्ध जो है ये हैदर अली और पीछे आज देख चुके हैं आयरकूट के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई थी इस वाले युद्ध में। तो इस प्रकार से ये क्रम इसका बनेगा, आंसर बी इसका सही होगा। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, बी बॉन्डीवॉश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, सी चिलियांवाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, और डी खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि एक तरफ युद्धों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ पूछा गया है कि युद्ध किसके बीच में हुए हैं और आपको बताना है कौन सा सही है। ये जो क्रम है इनमें कौन सा सही है? बाकी तीन गलत हैं, केवल एक सही है और वो है बॉन्डीवॉश का युद्ध, ऑप्शन बी। बॉन्डीवॉश का जो युद्ध है वो फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांस को पराजित करके भारत की राजनीति और व्यापार से बेदखल कर दिया था। बाकी युद्धों की चर्चा आगे होगी या पीछे हो चुकी है। अगला और लास्ट प्रश्न है, आज 19 प्रश्न है क्योंकि टॉपिक यहां खत्म हो गया था, फिर नए टॉपिक से शुरू किया गया है अगली यूनिट में। 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्न में से सही क्रम कौन सा है? युद्धों का जो क्रम है ये इसमें 1, 2, 3, 4 युद्ध लिए गए हैं, उनको क्रम से लगाया गया है और चारों ऑप्शन में वही युद्ध है। ऑप्शन इसके यहां देख लीजिए गलत है, A, B, C, D। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें युद्धों का सही क्रम दिखाई देता है, ये आपको बताना है। तो आप देखिए इसमें 4 युद्ध हैं, बॉन्डीवॉश, बक्सर, अंबर और प्लासी। तो उसी हिसाब से जब आप देखते हैं तो आंसर आपको समझ में आता है, बी इसका सही आंसर होना चाहिए। सबसे पहले अंबर युद्ध हुआ है, फिर प्लासी युद्ध हुआ है, फिर बॉन्डीवॉश युद्ध हुआ है, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। बॉन्डीवॉश का युद्ध कब हुआ है? 1760 में हुआ है। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 1757 में हुआ है। और पीछे इन युद्धों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अंबर का युद्ध जो है 1749 में हुआ है, 1749।
1749 में हुआ है। किसके बीच में हुआ है? फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब के बीच में हुआ था ये अंबर का युद्ध। तो क्रम ये वाला इसका सही होगा। ये थे हमारे आज के यूनिट के क्वेश्चन, और क्षेत्रीय शक्तियों के आगे देखा जाएगा, प्रश्न बचे हैं। अदरवाइज यहाँ से जो मुझे लगता है कि जो भारत में ब्रिटेन की जो एक तरह से राजस्व व्यवस्था है, जमींदारी, रैयतवारी और बहालवारी, तो अगला सेट वहां से होना चाहिए मेरे में भी। तो उसी हिसाब से आगे ये क्रम मॉडर्न हिस्ट्री में आगे हम बढ़ाते रहेंगे।